नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बात तो ये था कि सरला रशीद के पिता, वही सरला रशीद जेएनयू वाली, जिसके उपाध्यक्ष रहते हुए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगा था, जिस देशद्रोही गतिविधि में बुक भी हुई थी, लेकिन देश के राजनीतिक वाले लोग रुदाली करने लगे थे उसके लिए। वही सरला रशीद देशद्रोही है, देशद्रोहियों से उसके संबंध है और टेरर फंडिंग की भी एक सूत्रधार है। ऐसा पुख्ता प्रमाण उसके अपने ही परिवार के द्वारा, मतलब उसके पिताजी के द्वारा लिखित कंप्लेंट के रूप में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के पास दिया गया है। मतलब ये कोई राजनीतिक लोगों द्वारा किया गया दोषारोपण नहीं है, किसी राजनीतिक दल के द्वारा लगाया गया आक्षेप नहीं है। मतलब ये अपने पिता, देखिए, माता पिता आमतौर पर किसी के दुश्मन नहीं होते। ये कहा गया था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, पिता कुमति वाला नहीं हो सकता। अगर उनके अपने पिता, हाँ, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी को साधुवाद, अगर उनके पिता ने ऐसा पुख्ता प्रमाण पत्र दस्तावेजी सबूत के रूप में पुलिस महानिदेशक को सौंपा है तो ये मामला अत्यंत गंभीर है। मुद्दा आज यही था, इसी पर बात करना था। लेकिन आमतौर पर मैं देश विरोधियों के लिए अपने मन में आगाध घृणा रखता हूं, उनको बात के योग्य भी नहीं समझता। लेकिन एक चिंता जाहिर करता हूं, बिहार में कन्हैया कुमार लोकतंत्र को मुहरा बना करके जनप्रतिनिधि बनने का प्रयास किया था, लेकिन भला हो बिहार की महान जनता का, जिसने उसको ठुकराया, उसके उस मंशा को भांपा और उसे संसद में नहीं पहुंचने दिया। कन्हैया कुमार के प्रचार में सरला रशीद गई थी। अब कन्हैया कुमार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के सामने आकर के बताए कि सरला रशीद जैसे देश विरोधियों के साथ वो भी है, तो क्या वो भी टेरर फंडिंग का सहयोगी है, या वो एक इत्तेफाक है कि टेरर फंडिंग वाला उसके सहयोगी था। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार। आपका स्नेह है कुमार श्रीकांत जी, जब आपका चेहरा लगेगा तो बढ़िया ही लगेंगे। ये तो आपका अपने भाई, अपने आशीर्वाद पर भरोसा होना चाहिए। तो मित्रों, ये एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये बात सिर्फ एक बात कहा कि मैं इस बात को यहाँ खत्म करूंगा कि जो भारत के राजनीतिक दल, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के लोग हैं, पंजीकृत राजनीतिक दल के लोग हैं, जो लोगों ने सरला रशीद का समर्थन किया था, उन्हें डूब मरना चाहिए, मुंह करखी लगा लेना चाहिए, या राष्ट्र के नाम आकर के अपने आप को सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहिए कि उनसे भूल हो गई है, तभी राष्ट्र उनको माफ करेगा। सरला रशीद पर लानत मलालत, अगाध घृणा और बहुत ही अफसोस व्यक्त करते हुए कि भारत में भी ऐसी महिला है जो हमारे यहाँ नारियों का इतना सम्मान है, नारी जात पर कलंक है, हम उसके लिए अफसोस व्यक्त करते हैं। जांच एजेंसी अपना काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। जांच एजेंसी देखेंगे, मुझे नहीं देखना। मित्रों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, कल मैंने किसान आंदोलन पर बोला था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने किसान वालों से आह्वान किया है कि आप आंदोलन का रास्ता छोड़िए। एक बड़ा ही दुखद समाचार आया एक, कि लेह लद्दाख के लिए दवा से भरी 2-3 ट्रकें वहां पर खड़ी है और किसानों ने उसको भी रास्ता नहीं दिया है। ये बहुत अफसोसजनक है। लेह लद्दाख में बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो जाएगा। एक तो वो गरीब लोग जो कि इस दवा के सहारे अपना जीवन जीते, उन लोगों के लिए परेशानी हो रही होगी, और दूसरा, आंदोलन में अब ये पता चल रहा है कि आंदोलन नहीं है, ये किसी और के हाथ का खिलौना बन गया है। बात इस पर भी करनी थी, लेकिन मैंने इन सब मुद्दों से जरूरी और सबसे ज्यादा, चूंकि मैं सामाजिक आदमी हूं और सामाजिक चीजों को पकड़ता हूं और समाज के विषय पर बात करना चाहता हूं, हमने आज चुना है हैदराबाद निकाय चुनाव। मित्रों, हैदराबाद समस्त भारतवर्ष का एक छोटा सा शहर है। मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, कलकत्ता में जन्म है, मुंबई और बेंगलोर घुमा हुआ हूँ, उसके मुकाबले हैदराबाद एक बहुत छोटा शहर है, लेकिन बहुत पुराना और आलीशान शहर है। निजाम का प्रतीक है वो। हैदराबाद में स्थानीय चुनाव है। ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ना तो उसके चुनाव के जीतने से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूत हो जाएगी, ना ही कमजोर हो जाएगी। लेकिन जो मेरा मुद्दा है वो आपके ध्यान के लिए, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी सुन रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए वीरेंद्र बहादुर जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप
वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और चुनाव समिति के बहुत सम्मानीय सदस्य हैं। बिहार में आपका सरकार है, आपका नेता मंत्री है और आप बिहार के सरकार में सहयोगी हैं। आप जैसे लोगों को ये बात सुनना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का मतलब क्या है और नरेंद्र मोदी क्यों डिफरेंट है लोगों से। ये बात मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझूंगा। मैं चाहूंगा कुमार श्रीकांत साहब मुझे मार्गदर्शन देंगे, अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो आप रहेंगे तो मेरा हौसला रहेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता है, नो डाउट। वो अध्यक्ष नहीं है इससे कोई मतलब है, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री मतलब प्रशासनिक स्तर पर भी दूसरे नंबर के हैं। हालांकि तकनीकी रूप में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का नंबर दूसरे स्थान पर दिया गया है। जब वो गृह मंत्री थे तब भी उनका नंबर दूसरा था, अभी वो रक्षा मंत्री है तब भी उनका स्थान दूसरा है। ये बहुत ये तकनीक पर मैं जाने की जरूरत महसूस नहीं करता, बट व्यवहारिक रूप में नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो अमित शाह है। ये इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही है। अमित शाह हैदराबाद से सिकंदराबाद तक का रोड शो किए, डोर टू डोर कैंपेन टाइप का काम किया। उनके बड़े आला दर्जे के नेता हैदराबाद में गए, यहां तक कि उनका फायर ब्रांड, उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड अगर कोई नेता है आज की तारीख में रह रहा है तो है परम पूज्य आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, जो सौभाग्य से मेरे उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और मैं ही मेरा मुख्यमंत्री है। 2016 में हैदराबाद इलेक्शन को लेकर बताएं। अब मैं आ रहा हूं आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब। मतलब योगी जी जैसा आदमी भी वहां प्रचार में चला गया। ये क्यों, मैं ये बात कर, देखिए क्यों गया, क्या गया, उसी के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बिहार में अभी चुनाव हुआ, चुनाव में हार के बाद महागठबंधन की जो परिचर्चा आई सामने, उसमें महागठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि जितने सीट पर वो चुनाव लड़े थे उसके आधे बार भी वो प्रचार नहीं किए। प्रियंका जी गई ही नहीं, सोनिया जी एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा बोली भी नहीं। मैं भी ये कहा था कि ये बहुत गलत बात है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल तन मन धन और समर्थन से चुनाव लड़िए, तभी तो जनता कहेगी कि भाई आला दर्जे का नेता हमारे सामने आया है, मतलब वो चुनाव के प्रति बड़ा सीरियस है। यही बात भारतीय जनता पार्टी को औरों से अलग करती है। मतलब स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का दूसरा सबसे बड़ा नेता अगर वहां पर जा रहा है, मतलब वो कितना सीरियस है। चुनाव चाहे गांव का प्रधान का हो या नगर निगम का हो, निकाय का हो या बीडीसी का हो। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काउंसिल का चुनाव हो रहा है, डीबीसी का, वो भी स्थानीय निकाय छोटा चुनाव है। मतलब उससे नरेंद्र मोदी की सदस्य संख्या पर ना तो कोई बढ़ने वाली है ना घटने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, पूरा आला नेतृत्व, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर के डीबीसी चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। अगर आप अपने आप को जनप्रतिनिधि बनाने के तरफ लोगों से अनुरोध करते हैं कि भाई मैं आपका प्रतिनिधित्व करने वाला हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है। देखिए, नीतियां कुछ कमजोर है, कुछ नीति कमजोर है, ये सब एक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है आपका उदासीन होना। राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश चले जाएंगे, कई बार तो वो मेन चुनाव में विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी कब देश में है कब विदेश में है, ये तो राहुल गांधी की सुरक्षा में इतना लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि विदेश में एसपीजी जाती नहीं। उसी की मांग किया गया था तो राहुल गांधी के लोग बिदक गए थे कि विदेश में एसपीजी क्यों है। भाई पता तो चले, जो देश का टॉप सुरक्षा में रहने वाला आदमी है वो असल में है कहां। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं होता कि राहुल जी दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो उनका निजी सचिव है, जो निजी सहायक है, अगर उसे फोन करके भाई राहुल जी से मिलना था, बोला जी आप बात कराएंगे, मैं बोला दिल्ली में है कि नहीं ये मालूम नहीं। मतलब जो उनका निजी सहयोगी है या तो बताना नहीं चाहता, और आदमी ज्यादा पूछता नहीं सुरक्षा कारणों से। भाई पूछ ले कहाँ है, कब है, किधर कार्यक्रम है, और पता ना कुछ मिस अपने हो जाए तो फोन रिकॉर्ड वहां रहती है, तो ये वजह पूछता नहीं या वो बताता नहीं होता। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का डोर टू डोर और डे टू डे का गतिविधियों का पता आमजन को होता ही नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी कोई उनसे कम सुरक्षित व्यक्ति नहीं है।
दुनिया की सबसे टॉप सुरक्षा से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के साए में रहते हैं। लेकिन आज पूरे बनारस में कब कितना बज के कितना मिनट पर कहाँ गए अखबार में छपा हुआ है कि अभी काशी में होंगे, उसके बाद सरनाथ में होंगे, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर में होंगे, उसके बाद कबीर मंदिर में होंगे, गुरु नानक जी के यहाँ होंगे, फिर बुद्ध की जन्मस्थली पर होंगे। मतलब वो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है। वहां के लोगों को पता है कि आज हमारा टॉप हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री यहाँ पर है। दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार माध्यम से, फेसबुक और सोशल मीडिया पर उनका भाषण ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जमीन पर है, दिख रहे, सुरक्षा कारण से कोई उनके पास पहुंच ना पाए, ये एक अलग बात है। मान लो बलिया में गए थे तो हमारा तो सौभाग्य था, चूंकि वहां के जो चुनाव लड़ रहे थे वो भाई थे, अध्यक्ष भी मेरा भाई था, तो हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी एसपीजी वालों ने तकनीकी आधार पर हमको मंच पर जाने की इजाजत नहीं दी। बोला नहीं, आप मंच पर नहीं जा सकते। हाँ, अलग बात है कि वो एकदम बिल्कुल अगली वाली पंक्ति में आप जा सकते हैं, चूंकि ये सब लोग आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। लेकिन हम देख तो रहे हैं कि मेरे सामने मेरा नेता बैठा है, मेरा सबसे हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी बैठा हुआ है। और भी राजनीतिक दल लोगों को इस चीज से सीखने और समझने की जरूरत है कि चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, टॉप नेता वहां पर है, तब जा करके हैदराबाद के लोगों के मन में भरोसा होगा कि अगर मैं भाजपा के साथ जा रहा हूं, भाजपा के पक्ष में वोट दे रहा हूं, तो एक चीज तो मैं जरूर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ऊंचे दर्जे का नेता मेरे सामने वोट मांगने आया था। अगर मैं कोई इल्जाम लगाऊंगा, अगर कोई मांग करूंगा, कुछ कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि अमित शाह जी, मैं आपके कहने पर वोट दिया था, मेरी ये समस्या है और आप इस पर अपना दखल करें। और अगर भाजपा का हाईएस्ट अथॉरिटी और कैपेसिटी वाला नेता किसी चीज में दखल देगा तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय नेता उस बात को इग्नोर कर पाएंगे। उससे होगा क्या कि जनता और नेता का भरोसा मजबूत होगा, एक दूसरे में विश्वास जमेगा। अगर आप चुनावी राजनीति में हैं तो आपको इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि चाहे चुनाव स्थानीय हो या बड़ा हो, आपको वहां रहना है। एक चीज और आपको बताऊं, मैंने देखा है बड़े बड़े नेताओं में कि 20 आदमी है ना, तब भी वो भाषण देने लगते हैं। मैं बचपने की बात कहो या लड़कपन की बात कहो, सरदेव चंद्रशेखर जी जब जाते थे तो हमारा चूंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हम लोगों को सुलभ उपलब्ध थे वो, और हम लोग बिल्कुल सामने और नजदीक में। एक तो बलिया का लोग उनके नजदीक चला जाता था, जो भी थोड़ा वो सामाजिक आदमी हो या ना भी हो, तब भी नजदीक चला जाता था। वो गार्ड्स वार्ड्स उतना रोकते नहीं थे। एसपीजी के बाद भी मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय एसपीजी वाले रहते थे, सुरक्षा के लिए तो चौकन्ने रहते थे, लेकिन घेराबंदी उतनी नहीं होती थी कि आपको 2 किलोमीटर दूर से देखना है। लोग आते थे, नजदीक पांव छूते थे, बात करते थे, वो सब चीज होता था। मैं वो तब की बात कर रहा हूँ जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, मैं उसके पहले की भी बात कर रहा हूँ। गाड़ी में निकले, 5 आदमी हाथ दिया, रोके, वही बोलने लगे। एक बार क्या हुआ कि मैं बोला कि बाबा यहाँ तो 2-3 आदमी रोला, तो 2 आदमी रोलन हूँ, वो करके कह दिन हमारा 2 वोट बढ़ल कि ना। ये है बड़े नेता का पहचान। यहाँ पर लोग अब वीडियो पर पता करा लेते हैं कि नहीं है, तो कह देते हैं कि तकनीकी कारणों से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तबीयत खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भरा, वीडियो पर बोलेंगे। ये आपको आपकी राजनीति को आगे नहीं लेके जा रही है। और परिणाम आपके सामने है कि स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जीत किसको मिल रहा है, जीत कौन रहा है, ये देखा जा रहा है। बिहार में भी नीतीश कुमार की उतनी बड़ी छवि थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। परिणाम में क्या हुआ, विधानसभा का अध्यक्ष जो सबसे ऊंची कुर्सी है वो भाजपा को मिला, 2 मुख्यमंत्री मिला, कैबिनेट में बड़ा स्थान मिला, और राज्यपाल तो है मदद के लिए। मतलब बिहार टोटल भाजपा के साथ, इसलिए कि भाजपा ने वहां पर मेहनत किया है। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा नेता अमित शाह रोज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। अब पश्चिम बंगाल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, वो कितना मनोबल पुष्ट हुआ होगा उसका, जब देख रहा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन भाजपा का सबसे बड़ा नेता हमारे सामने हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। तो उससे होता क्या कि कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा रहता है, उनका मनोबल हाई रहता है कि भाई मेरा टॉप क्लास का नेता मेरे साथ है। लोकतंत्र लोक के साथ जुड़ करके तंत्र बनाने की प्रक्रिया को लोकतंत्र कहते हैं।
अपने हिसाब से लोग कह सकते हैं कि लोक के लिए तंत्र है, लेकिन लोक के साथ जुड़ करके, लोक के साथ लोक लुभावन कार्यक्रम को बना करके आप तंत्र को चलाएंगे, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और लोक में लोक के साथ आपका तंत्र नहीं जुड़ रहा है, मतलब आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं। मैं स्थानीय चुनाव हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का पहुंचने का बहुत मतलब गुड साइन मानता हूं, बढ़िया लक्षण मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि हर लोग इसी तरह का काम करें। सारा बड़ा से बड़ा नेता, सभी बड़े से बड़े राजनीतिक दल के लोगों को यही सोचना चाहिए, यही करना चाहिए। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले दो बातें जो और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिन विषय पर बात करना था, जो कि बहुत ही अत्यंत आवश्यक था, वो है राजनीति में देश विरोधी गतिविधि वाले लोगों का प्रभाव, दखल। सरला रशीद का मामला आप देख रहे हैं, चुनाव किसान आंदोलन आप देख रहे हैं। मैं बड़ा चिंतित हूं कि अगर लोकतंत्र के इस महासम्मेलन में अगर इस तरह का गतिविधि होने लगेगी तो लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा। मान लीजिए कि सरला रशीद और दो तीन लोग हैं, मैं उन सब लोगों का नाम नहीं रखना चाहता, मैं अपना जुबान गंदा नहीं करना चाहता। एक वो चिकन नेक पकड़ने की बात कह रहा था, टुचा भर का आदमी था, एक झपड़ अगर कोई आदमी उसको मार देता तो उस पर 302 का केस बन जाता, क्योंकि काम उसका हो जाता। अब 302 बनता, 307 बनता, ये विद्वान न्यायाधीश जाने, बट उसका काम जरूर हो जाता। वो हमारा कार्य है कि क्या हम गली रोक नहीं सकते? बड़ा आश्चर्य की बात है कि उसके भी मंच पर राजनीति के ऊंचे ऊंचे लोग पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन को मैं शाहीन बाग आंदोलन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आपके सामने सबूत रखूंगा, आप भी मानेंगे। मित्रों, शाहीन बाग वाले आंदोलन में भी कहा जाता था कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के लोगों को यहाँ पर आने नहीं देंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब उस पर से भाषण देते थे। अब दिग्विजय सिंह कौन से मठ के मठाधीश है, कौन से मंदिर के पुजारी हैं, ये वो मंच वाले नहीं बताए। वहां मणिशंकर साहब भी अपना भाषण दे रहे थे, वो कौन से मठ के मठाधीश है, मेरे समझ में नहीं गई। लेकिन कहा जाता था कि ये गैर राजनीतिक मंच है और यहाँ पर राजनीतिक दलों का कोई प्रवेश नहीं है। किसान आंदोलन वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि ये हम किसी राजनीतिक दल के लोगों को घुसने नहीं देंगे। जोगिंदर यादव वहां पर कौन से मठ का मठाधीश है जो उस आंदोलन में भाग लिए हुए हैं? अरविंद केजरीवाल के लोग अपना, अरविंद केजरीवाल का तो आजकल हाल ये हो गया है, जिस तरह से वो थोड़ी बजाने वाला नहीं है, बधाई मांगने के लिए घूमते रहते हैं, वो उसका हाल यही है। कुछ ने पूछे ना मैं दुल्हन की चाची। आंदोलन किसान कर रहा है, कहीं कोई पूछ नहीं रहे, ये तालियां बजा करके बधाई गा के मांग रहा है कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। मैं अपने राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज सारे के सारे लोग किसानों के साथ हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने से 7 महीने का अनाज हमारे पास है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले तक हमारे पूर्वांचल के मजदूर भूख, गरीबी, परेशानी और साधन विहीनता के वजह से पैदल उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे थे, उनके भोजन का व्यवस्था कोई नेता नहीं किया। स्थानीय लोगों ने जरूर किया है, इसमें उन बात का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन नेता कोई नहीं किया था। आज 6 महीने के राशन उन किसानों के पास कहां से आए? कौन फाइनेंस कर रहा है? इस तरह की गतिविधियों में शामिल पर राजनीतिक दल लोग अपना अगर समर्थन देने लगेंगे तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मित्रों, देश के लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे और आम जन में इसका विश्वास बना रहे, इन्हीं शब्दों, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।